हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। चैप्टर तो चल ही रहा है लीनियर इक्वेशन का, रैखिक समीकरण का, लेकिन इसके हम लोग 4 थ्योरी पार्ट कर चुके, जिसमें से पहले में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में देखा था कि कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे कैसे बनती हैं रैखिक समीकरण से, कब संगत होता है, कब असंगत होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड में पढ़ा कि कैसे हम लोग ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, किसी समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं या ग्राफ का मतलब क्या होता है। थर्ड वाले में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगर 2 समीकरण दिया हो, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर हमारे पास है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्रगुणन, ये देखा। चौथे पार्ट में हमने देखा इसके कि कुछ ऐसे रैखिक समीकरण होते हैं जो रैखिक समीकरण जैसे दिखते ही नहीं हैं, वो लाइनियर इक्वेशंस जैसे नहीं दिखते हैं, तो उनको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन में, ये हम लोगों ने 4th पार्ट में देखा था थ्योरी के। तो हम लोगों ने कुल 4 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं इस अध्याय के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उनको देख के ही इस वीडियो को देखना। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम को इक्वेशन में बदला जाता है। जैसे आपके किताब में वार्तिक प्रश्न दिए हुए रहते हैं कि मान लो पिता पुत्र से इतना साल बड़ा है, या पिता की उम्र पुत्र की उम्र की इतनी गुनी है, इतने साल बाद इतनी हो जाएगी, या किसी संख्या में ये जोड़े तो पहले वाले का 2 गुना 3 गुना या उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे सारे प्रश्न आते हैं। तो परेशानी यहाँ ये होती है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि आखिर ये जो चीज़ कहा गया ये कन्वर्ट होके इक्वेशन में बदलेगा कैसे। यहाँ आके वो लोग गलती कर देते हैं। तो सब कुछ, मान लो आपको सवाल लगाने आता, तो जब तक आप इक्वेशन नहीं बना पाओगे तब तक क्या आपके वार्तिक प्रश्न, टेक्सचुअल प्रॉब्लम क्या सॉल्व होंगे? किसी कीमत पर सॉल्व नहीं होंगे। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना कि आप लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचा दी जाए, क्योंकि अक्सर विद्यालयों में या प्रशिक्षण संस्थानों में इस चीज़ को नहीं बताया जाता है। वो डायरेक्ट अपना चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अभी जैसे मैंने 4 थ्योरी पार्ट दिया, तो बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान हैं जो इसको महत्व नहीं देते हैं। बस सिंपल में 8-10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपको सारा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि लीनियर इक्वेशन होता है, इसमें मतलब पॉजिटिव 1 की पावर होती है या घात सिंगल होती है, इसको मतलब रेखाओं में कन्वर्ट करोगे तो एक रेखा बनाती है, 2 समीकरण होते हैं, इसलिए इसको रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या यहीं ये बात समाप्त हो जाती है? नहीं। आपको यकीन होना चाहिए कि अगर इतनी ही छोटी बात में अगर ये सारी चीज़ समाप्त हो जाती तो फिर मैंने 4 थ्योरी पार्ट क्यों दिए, और आज उसका ये 5वां पार्ट है। आखिर उसके पीछे कोई वजह होगी, क्यों हम अभी प्रश्नावली सॉल्व करने के बजाय आपको थ्योरी पार्ट क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए ताकि प्रश्नावली तो आप बाद में लगाएंगे, वो तो एग्जामिन करता है कि आप कितना चीज़ जानते हैं इससे रिलेटेड, और आप जानेंगे ही नहीं तो प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे कैसे? अगर मान लो आपने किसी तरीके से प्रश्नावली सॉल्व कर दिया, मान लो आपके क्लास में सवाल लगवाए गए और आप वो सवाल कई बार लगाए, तो होता क्या है कि सवाल देख के उसका जवाब याद आ जाता है। ऐसी हैबिट बन जाती है कि इतनी बार लगाते हैं। लेकिन क्या अपने दिल से सोचिए कि क्या आप उस सवाल का अर्थ समझ पाए जो सवाल कहा गया था? आप खुद से ईमानदारी बरतिए। आप कॉपी में मत लगा के दिखाइए, नहीं सर हमने लगाया। आप खुद से ईमानदारी दिखाइए कि क्या आपने वो प्रश्न वास्तव में समझा जो लिखा था। अगर आप समझ गए हो तो फिर आप तो लगा ही ले जाओगे। मैंने एक अपने किसी वीडियो में कहा था कि अगर आपको प्रश्न समझ में आ जाती है तो आप 50% काम कर देते हो, और अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आया और आपने लगा दिया, A to Z आंसर आ गया, तो मैं समझता हूं कि आपको अभी 0% नॉलेज भी नहीं है। ये थोड़ी अजीब सी चीज़ है, अजीब सी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन यह बात आपको स्वीकार करना ही होगा। अगर आप प्रश्न नहीं लगा पाते हो और समझ जाते हो कि करना क्या है, तो आप समझ लो 50% काम कर जाते हो। लेकिन अगर आप समझ नहीं पाते हो कि करना क्या है और आप प्रश्न का जवाब ला देते हो,
कन्फर्म आप अपना विनाश खुद कर रहे हो। ये बात दिमाग में रखे रहिएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरी पार्ट आपको दे रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। अभी इसकी थ्योरी पार्ट बनाऊँ तो वास्तव में दिल से बोल रहा हूँ कम से कम 25, 30, 35 पार्ट के आसपास चला जाएगा। उसके बाद भी प्रश्नावली स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन तब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएगा। हर एक चैप्टर पर अगर हम ऐसे ही करेंगे तो हर एक चैप्टर महीनों महीनों लग जाएंगे। तो देखेंगे, अगर और कोई ज़रूरत की चीज़ होगी तो उसको भी अगले थ्योरी पार्ट में ला करके रखेंगे, नहीं तो हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और प्रश्नावली जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसी बात नहीं है वहाँ हम आपको समझाएंगे नहीं, केवल लगाएंगे। अगर आप विश्वास करते हो हमारे ऊपर, हमारे चैनल पर आप आए हैं, तो यकीन मानिए कि हम आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आज से पहले आपको नहीं मिली होगी, और अगर मिली होगी तो आपका सौभाग्य है कि आपको वैसा चीज़ दोबारा मिल रहा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक और चीज़ बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि आपके अध्याय में या आपके जो पाठ्यक्रम हैं, जो बोर्ड ने निर्धारित किया है, एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है, या आप किसी अन्य स्टेट बोर्ड से हो, तो लीनियर इक्वेशन में कितने प्रकार के प्रश्न या किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, आज मैं वो बात भी आपको बता दूंगा कि हर एक टॉपिक से जो प्रश्न होता है वो प्रश्न किस रूप का होता है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर थोड़ी सी बड़ी वीडियो और आपको अच्छे से कोई चीज़ मिल रही है तो धैर्य बना के रखिए, अंत तक वीडियो देखते जाइए। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर नहीं लिख सकते हो, मान लो कोई ऐसा बड़ा सा प्रश्न है जो कमेंट के अंदर नहीं आएगा, तो कमेंट में आप अपने व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हमसे संपर्क कीजिएगा। हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं का समाधान हो के ही रहे। तो आइए, अब हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, शुरुआत कर रहे हैं आज की टॉपिक। ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका अपने इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो शुरुआत कर रहे हैं टॉपिक आज का। टॉपिक है आज का हाउ टू कन्वर्ट टेक्सचुअल प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन। वार्तिक प्रश्नों से संबंधित जो समस्याएं हैं, कथन से संबंधित यानी जो स्टेटमेंट में लिखे रहते हैं, उन समस्याओं को हम लोग कैसे समीकरण में कन्वर्ट करें। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ मैंने इक्वेशन लिखा है। हम चाहते तो यहाँ लीनियर इक्वेशन लिखते, लेकिन नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन यहाँ चाहे क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, लाइनियर हो, इक्वेशन कोई भी हो, सबका एक ही रूल है टेक्सचुअल प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। तो अगर आप एक चीज़ समझ गए तो आप संसार का कोई भी इक्वेशन होगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर ही दोगे। और जैसे ही इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ तो आंसर तो आके ही रहेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं सॉल्व करने की चार विधियां, ग्राफ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप तो चार विधियां जानते हैं। बस ये एक बार समीकरण में कन्वर्ट तो हो जाए, बाकी आप तो अपना सारा काम खुद कर ले जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो साइलेबस है, उस साइलेबस में किस किस टाइप के प्रश्न हैं और हर एक टाइप में कितने प्रकार से वो लोग प्रश्न करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने साइलेबस की। तो ये है आपका साइलेबस। आपके साइलेबस में लगभग इतने प्रकार के प्रश्न हैं। तो पहला हो सकता है संख्याओं से संबंधित। अब संख्याओं में अंकों से संबंधित, जैसे कोई अंक है, उसके मतलब कोई संख्या, उसके अंकों का योगफल इतना है, संख्या में इतना जोड़ दो तो अंक उलट जाता है, संख्या में इतना घटा दो तो अंक उल्टा हो जाता है, इस प्रकार का प्रश्न होता है। भिन्नों में, जैसे किसी भिन्न के अंश में इतना जोड़ दो तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, भिन्न के हर में इतना घटा दो तो इतना हो जाता है, या भिन्न के अंश का इतना गुना कर दो तो भिन्न का मान ये हो जाता है। तो इसमें ये वाले प्रश्न आ जाते हैं। इसमें आता सिक्कों एवं मुद्राओं से संबंधित प्रश्न में क्या आता है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा बैंक गया, अब उसने कहा कि नहीं मुझे 2000 रुपये चाहिए, और आप मुझे 2000 रुपये ऐसा करके दो कि मुझको कुल 25 नोट या 20 नोट ही मिलने चाहिए। तो अब मान लो बैंक वाले ने क्या किया, कुछ 500 का नोट दे दिया, कुछ 100 का दे दिया, कुछ 50 का दे दिया। तो अब होगा ये कि कितने नोट 100 के थे,
कितने 500 के थे, कितने 50 के थे। इस प्रकार के प्रश्न आपको इसमें निकालने रहते हैं। और एक चीज़ देखो, इसी से संबंधित एक और प्रश्न रहता है जो बिल्कुल इसी से मैचिंग करता हुआ रहता है। वो प्रश्न क्या रहता है, कभी कभार आता है परीक्षा में, वैसे अक्सर नहीं आता लेकिन जानना चाहिए। वो ये आता है कि मान लो कि पक्षी और जानवर दो लोग हैं। जैसे यहाँ नोट कई प्रकार के होते हैं, 10, 20, 50 सबकी अलग अलग कीमत होती है। वैसे ही मान लो पक्षी और जानवर है, तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि देखो, जो पक्षी होंगे उनके 2 पैर होंगे, जानवरों के 4 पैर होते हैं। तो कभी कभी ऐसा कहता है कि मान लो किसी घर में कुछ पक्षी और कुछ जानवर बंद हैं और कुल पैरों की संख्या मान लो 10 है या 100 है, जो भी। अब उसमें से 2 जानवर निकल के दूसरी जगह चले गए, तो अब मान लो पैरों की संख्या इतनी बची, कुछ इस प्रकार का प्रश्न। तो अब आपसे पूछेगा कि उसमें कुल कितने पक्षी और कितने जानवर थे। तो बिल्कुल नोट से संबंधित प्रश्न है। अब देखो, इसमें मेन जो पॉइंट है पक्षी और जानवर में कि जानवरों के पास 4 पैर होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्षियों के पास 2 पैर होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद मान लो आता है हमारा आयु से संबंधित प्रश्न। तो आयु से संबंधित प्रश्न में क्या आता है, जैसे मान लो पिता पुत्र से इतना गुना बड़ा है या इतना गुना छोटा है, या इतने साल पहले इतने गुने के थे, या पिता पुत्र इतने साल बाद इतने गुने के हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न। नदी नाव से संबंधित प्रश्न में क्या पूछा जाता है, वो ये रहता है कि मान लो कोई नाव है, पानी ठहरा हुआ जिसको हम लोग कहते हैं शांत जल। तो शांत जल में जाने में, या ऐसा हो सकता है धारा की दिशा में जाने में इतना किलोमीटर में इतना समय लेता है, वापस आने में इतना किलोमीटर में इतना समय लेता है। तो अगर पानी ठहरा रहता तो कितनी देर में पहुंचता, या पानी की चाल कितनी है, या नाव की चाल कितनी है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। या नदी की चौड़ाई कितनी है, ये सारा प्रश्न इसमें आता है। फिर छठवां है दूरी, चाल, समय से संबंधित प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न होते हैं, मान लो ऐसा कुछ प्रश्न आता है कि मान लो 2 स्टेशन है, ए और बी है, एक गाड़ी ए से चलती है, एक गाड़ी बी से चलती है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इतने देर में मिलते हैं। दोनों एक ही दिशा में, मान लो ये इस तरफ जा रहा है और वो भी उसी तरफ जा रहा है, यहाँ ए है यहाँ बी, तो कुछ समय बाद मिलते हैं। ऐसा भी होता है कि मान लो ए इधर आ रहा है और बी इधर आ रहा है, तो इतने देर में मिलते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न होता है। या ऐसा प्रश्न हो जाता है कि मान लो 10 बजे चला और बी चल रहा है 12 बजे, दोनों की चाल दिया हुआ है, तो पूछेगा कितनी देर में आके मिलेंगे, यानी कितने टाइम पे मिलेंगे। या ऐसा प्रश्न इसमें होता है कि मान लो कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो इस चाल से चलता है तो इतना देर बाद पहुंचता है, चाल बढ़ा देता है तो इतनी देर पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताओ, घर से ऑफिस की दूरी बताओ, ये सब। और भी प्रश्न आते हैं इसमें, जैसे कोई गाड़ी किसी खंभे को पार कर रही है तो कितने देर में पार कर देगी, कोई गाड़ी किसी पुल को या स्टेशन को पार कर रही है तो कितने देर में करेगी, कोई गाड़ी किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रही है, दूसरी गाड़ी को पार कर रही है तो कितनी देर में करेगी। इस प्रकार का प्रश्न इसमें आता है। 7वां है कार्य, समय, मजदूरी। इसमें ऐसा प्रश्न आता है कि मान लो ए और बी कुछ काम शुरू किए और शुरू करने के बाद ए वाला 5 दिन में 6 दिन में चला गया, तो अब बी वाला अकेले कितने दिन में करेगा। या ए और बी दोनों काम करने के लिए लगाए गए, कुछ दिन के बाद बी वाला गायब हो गया, तो अब ए को कितना दिन काम करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न इसमें आता है कार्य, समय, मजदूरी में। या ऐसा हो सकता है कि इतनी औरत इतने पुरुष किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो इतने महिलाएं इतने औरत किसी काम को कितने दिन में करेंगे। जैसे 4 महिलाएं हो गई, 2 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 2 महिलाएं और इतने पुरुष उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद आता है ब्याज, लाभ, हानि से संबंधित प्रश्न। तो इसमें आता है मान लो किसी व्यक्ति ने 2 जगहों पर कोई पूंजी जमा की, तो पहले पर इतना ब्याज मिला, दूसरे पर इतना। अगर इतने साल के लिए रखा गया था तो हर एक जगह पे कितना उसने डिपॉजिट किया था। और भी प्रश्न आता है कि इसमें क्रय विक्रय से संबंधित आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहीं पे कुछ रुपया जमा, मतलब कुछ चीज़ खरीदा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अगर इतने में बेचता तो इतना लाभ होता, और इतने में बेचेगा तो इतना प्रतिशत का हानि होगा, तो कितने में खरीदा था। इस प्रकार से प्रश्न आता है। फिर उसके बाद विविध में आता है त्रिभुजों से संबंधित, चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित कि उसके आमने सामने के कोण इतने हैं, त्रिभुज में तीनों कोणों का ये है, फिर बहिष्कोण का प्रश्न। इस प्रकार से सवाल आते रहते हैं। आपका जो अध्याय है, पूरी प्रश्नावली है रैखिक समीकरणों की, लगभग इसी में घूमती हुई रहती है। तो अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें,
ऐसा ही नहीं, संसार का कैसा भी वार्तिक प्रश्न हो, मैं बताता हूँ आपको कन्वर्ट कैसे करना। देखो कुछ शब्द कॉमन मिलते हैं आपको, कॉमन मतलब हर एक समीकरण में लगभग रहते हैं। देखो वो कॉमन शब्द क्या है, जैसे आएगा से कम, से अधिक, का गुना, या वां भाग, या से आगे, से पीछे, या का अनुपात, ये सारे शब्द लगभग समीकरण में आपको कॉमन मिलते हैं, हर एक समीकरण में कहीं ना कहीं रहते हैं, अक्सर रहते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। से कम का मतलब है, जैसे मान लो हम यहाँ कंपेयर करके बताते ताकि आपको बात समझ में आए, क्योंकि यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो अगर एक समझ गए तो आप बाकी सारा चीज़ समझ जाओगे। तो मान लो हम यहाँ x और y की बात करें, क्योंकि हम लोग जो 2 वेरिएबल में x और y पर ही अक्सर सारा काम करते हैं। तो मान लो यहाँ 2 वेरिएबल हमने लिया, ये एक x और एक y। मान लो प्रश्न में ऐसा कहा जा रहा था कि x y से इतना कम है, तो यहाँ पे सारी चीज़ देखो, ये जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये केवल एक ही पक्ष पे लागू होता है। पहली बात, दोनों पक्ष पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ हम अगर ये कहें कि x, देखो x y से 3 कम है, प्रश्न ध्यान से देखना, x y से 3 कम है, तो किससे कम है? देखो तो एक छोटा सा बच्चा बताएगा कि किससे कम है, y से। तो जिससे कम कहेगा ना उसी में घटा देना। कम का मतलब होता है घटाना, अधिक का मतलब जोड़ देना, गुना का मतलब होता है गुणा करना, वहाँ भाग का मतलब होता है 1/, वो भाग रहेगा। फिर उसके बाद से आगे में प्लस, से पीछे में माइनस, अनुपात में रहेगा मतलब पहली स्थिति बटे दूसरी, मतलब पहली बटे दूसरी, ऐसे तो अनुपात निकालते हैं। तो इस प्रकार से तो देखो प्रश्न में हमने क्या कहा, x y से 3 कम है, तो किससे 3 कम है? y से। तो जिससे कम है उसी में घटा देना और ये इक्वेशन बनके फिट हो जाएगा। आई बात समझ में कुछ? जिससे कहा जाएगा सारा काम उसी में करना। जैसे प्रश्न मान लो कहा जा रहा है x y से 10 अधिक है या 10 ज़्यादा है, तो अब x किससे ज़्यादा है? y से। जिससे ज़्यादा हो उसी में ज़्यादा करना, तो y से ज़्यादा है ना कितना? 10, तो उसी में 10 जोड़ देना, ये इक्वेशन बनके रेडी। जिससे अधिक कहा जाए उसी में अधिक कर देना, जिससे कम कहा जाए उसी में कम कर देना। चलो अगला लिखते हैं एग्जाम्पल, आप लोग कन्वर्ट करके देखिए। x y के 4 गुने से 10 अधिक है, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे रैखिक समीकरण में? तो सिंपल ऐसे लिख लो, x है और y है। प्रश्न में कहा है x y के 4 गुने से 10 अधिक। पहले 4 गुना करना फिर 10 ज़्यादा करना है। किसका? y का 4 गुना लेना है ना, तो y का 4 गुना कर दिया। अब इस 4 गुने से 10 अधिक है, देखो x y के 4 गुने से 10 अधिक है, तो किसका 4 गुना? y का। किससे अधिक है? y से। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन बनके फिट। आई बात समझ में? जिसके बारे में कहा जाए सारा काम उधर ही करना। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x - 4y = 10, कोई इक्वेशन बना सकते हो बिंदास, कोई भी प्रश्न आपका लग जाएगा। चलो फिर से कन्वर्ट करके देखो। x y के 5वें भाग से 10 कम है,
चलो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। अब एक x है और एक y है। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, y के 5वें भाग से। तो वहाँ भाग में क्या लिखना है, 1/, भाग लिखना है। तो भाग कितना है 5, तो हो जाएगा y गुणे 1/5 से 10 कम है। x y के 1/5 से कम है, तो जिससे कम रहे उसी में घटा दो। तो ये लो इसी में घटा दिया। अगला कन्वर्ट करो। अभी हम छोटा छोटा चीज़ दिखा रहे हैं, अभी उसके बाद हम आपको वो सारा सवाल दिखाएंगे जो आपको सवाल में मिलता है। और हाँ एक चीज़, जब भी आप इक्वेशन के प्रश्न सॉल्व करो टेक्स्ट से संबंधित स्टेटमेंट प्रॉब्लम, तो आप 2 काम करो। एक काम करो रफ का, एक रफ लो और एक फेयर लो। अब कहोगे ये क्या है, रफ में मतलब ऐसे उसका स्ट्रक्चर बना दो जनरल, और फेयर में डिटेल से लिखो। जैसे अभी एक हम करके बता रहे हैं। जैसे मान लो प्रश्न है कि x y के 5/3 भाग से 10 अधिक, मान लो ये प्रश्न है। तो अब इसको हम लोग जनरल यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो क्या कहा, x y के 5/3 भाग से 10 अधिक, तो x हो गया y हो गया। प्रश्न है x y का 5/3 है, तो y का कर दिया 5/3, उसी से 10 अधिक है तो उसी में 10 जोड़ दिया। तो अब अगर इधर 3 का गुणा करेंगे तो होगा 3x बराबर 5y धन 3 दहाई 30, मान लो ये हो गया। तो अब इसको ऐसा इधर अगर लेके आओगे तो होगा 3x - 5y = 30, इक्वेशन बन गया। तो अब यहाँ कैसे लिखोगे, यहाँ मान लो अगर ये वेरिएबल नहीं पता रहता तो यहाँ मान लेते कि माना एक x दूसरा y, फिर लिखते प्रश्नानुसार, क्या लिखते प्रश्नानुसार ये बात लिखते x = y × 5/3 + 10, फिर इसको हल करते तो ये चीज़ बन जाती। मेरे ख्याल से आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी। अब से आगे और पीछे का प्रश्न कैसे रहता देखो, से आगे और पीछे का जो प्रश्न है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, A है और B है, कहे A B से 10 किलोमीटर आगे है। तो मान लो A है x और B है y। A B से आगे है तो जिससे आगे है उसी में आगे कर देना, काम खत्म। आगे मतलब जोड़ दो। अगर कहे कि A B से 10 किलोमीटर पीछे है तो 10 घटा देना। जिसके बारे में कहा जाए सारा काम उसी में करना। जैसे A B से 10 आगे है तो B से आगे है ना, तो B में जोड़ देना। B से 10 कम होता तो B में घटा देते। ऐसा मान लो अगर कहते कि A B के 2 गुने से 10 अधिक है, तो ये इक्वेशन बन के फिर आपका कहने का अर्थ मतलब आपके शब्द खत्म नहीं हुए उससे पहले इक्वेशन रेडी हो गया। कैसे, A B के 2 गुने से 10 अधिक है, तो जिसका गुना उसी में गुणा कर दो। तो B का 2 गुना तो B में गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद भी 10 अधिक है तो 10 जोड़ दिया। आई बात आपको कुछ समझ में। जैसे मान लो प्रश्न ऐसा हो कि A और B का अनुपात, तो ऐसा लिख देना A और B का अनुपात 4/3 है। अब मान लो प्रश्न क्या कहे कि मान लो A में 2 जोड़ दो, B में 3 घटा दो, तो अनुपात 1/2 हो जाता है। तो देखो कहने से पहले इक्वेशन बनके फिट हो गया। तो आप ये लगभग इतनी जनरल चीज़ें हैं जो आ जाती हैं कहीं ना कहीं प्रश्न में आपके, तो आप इनसे पहचान जाइएगा। जिससे कम कहेगा उसी में घटा देना, जिससे अधिक है उसी में जोड़ दो, जिसका गुना उसी में गुणा, सारा चीज़ उसी के लिए जिसके बारे में कहा जा रहा है। और कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, जैसे अगर मान लो गाड़ी है, रेलगाड़ी, ये किसी चीज़ को पार कर रही है। हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए अगर रेलगाड़ी है वो किसी चीज़ को पार कर रही है तो क्या होगा, देखो अगर वो पोल को पार कर रही है, पोल मतलब खंभा, अगर रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो हम लोग इस पोल की चौड़ाई, क्या चीज़, पोल की चौड़ाई बराबर लेंगे 0। लेकिन अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है या किसी अन्य रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो उस बार इस रेलगाड़ी की जो कुल लंबाई होगी, इसकी कुल लंबाई बराबर होगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। एक बात जाने रहना, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। जैसे मान लो प्रश्न कहे कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन है
और उस एक तरफ से आती हुई 120 मीटर लंबी ट्रेन, दोनों एक ही साइज की हैं, ये ट्रेन उसको पार कर रही है, तो कितने देर में पार करेगी मान लो। तो आपको करना क्या, ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ लेना है, यानी ट्रेन को 240 मीटर चलना पड़ेगा। कैसे देखो, अगर मान लो इस ट्रेन की लंबाई 120 और यहाँ एक और ट्रेन है इसकी लंबाई 120, तो अब इस ट्रेन को अगर इसे पार करना तो ट्रेन का ये इंजन इतना आगे चला जाना चाहिए कि ये पीछे वाला पार्ट यहाँ जाए, मतलब ट्रेन ऐसा हो जाना चाहिए 120 मीटर यहाँ। तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ आने में 240 मीटर चलना होगा। तो अगर प्लेटफार्म आ जाए या कोई और रेलगाड़ी आ जाए उसको पार करना है, तब आपको अपने मेन ट्रेन की लंबाई को दूसरे दिए हुए प्लेटफार्म की लंबाई में जोड़ना पड़ेगा। या फिर अगर दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी दूसरे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई लेनी है। आई बात आपको समझ में या नहीं? तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि ये जो साइलेबस का प्रश्न है इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन में। अब चलो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है संख्याओं से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें। तो देखो, संख्याओं से संबंधित जो आपकी किताब में जनरल प्रश्न है उसमें 2 अंकों की संख्याएं ली जाती हैं। तो अब 2 अंकों की संख्याएं जब ली जाएंगी तो जैसे ही ऐसा प्रश्न आएगा तो तुरंत 3 काम करना। पहला काम क्या है, इकाई मान लेना, कुछ भी दहाई मान लेना, जैसे हम y मान लेते हैं, और तुरंत बना लेना संख्या। और संख्या कैसे बनेगा, दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ लेना। जब कहेगा अंकों का योगफल तो मतलब ये x प्लस वाई कह रहा है, लेकिन संख्या क्या होगी 10y प्लस x। जैसे मान लो 2 है और 9, ये इकाई है और ये दहाई। तो संख्या कैसे बनाओगे, दहाई में 10 का गुणा, वैसे इकाई यहाँ दहाई यहाँ रहता है, लेकिन मान लो अगर हम लिख रहे हैं तो दहाई में 10 का गुणा करोगे तो 90 और 2 92, यानी क्या लिखा हुआ है 92। आई बात समझ में? तो दहाई में 10 का गुणा करना है और इकाई को जोड़ना है। तो जैसे ही अंकों का प्रश्न आए इकाई दहाई वाला या 2 अंकों का, तो समझ लेना 2 अंक है तो इकाई दहाई होगा, तो संख्या ऐसी हो जाएगी। अगर मान लो इकाई दहाई सैकड़ा होता तो इकाई x, दहाई y और सैकड़ा z हो। तो इसमें सैकड़े में 100 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ लेना, तब संख्या आपकी ये बन के फिट होती। आई बात समझ में? लेकिन आपका जो है ये केवल 2 चर राशि का है, तो यहीं पे आके लिमिट लग जाएगा इसका। तो इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कुछ ऐसा आता है कि मान लो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, तो एक इकाई का अंक एक दहाई का, मान लो अंकों का योगफल कह दिया 10, तो ये लो कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो संख्या है उस संख्या में 10 जोड़ दो, तो संख्या हमारा कितना है 10y प्लस x है, तो इसमें 10 जोड़ दो। तो जैसे ही 10 जोड़ते हैं बस संख्या उल्टी हो जाती है। तो उल्टी होने के बाद क्या होगा, इकाई वाला दहाई बन जाएगा, दहाई वाला इकाई, तो इकाई में 10 का गुणा करना पड़ेगा और दहाई जोड़ना पड़ेगा। ऐसे जैसे 10 जोड़ा, प्रश्न ने क्या कह रहा है कि जैसे ही 10 जोड़ते हैं तो ये पलट जाती है। आई बात समझ में? तो ये संख्या में जैसे जिसमें कहा मैंने वो सारा चीज़ लिखा, जिससे अधिक जिसमें जोड़ना है। जैसे कह रहा है इस संख्या में जैसे ही 10 जोड़ते हैं बस संख्या उल्टी हो जाती है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। आई बात आपको समझ में? जैसे मान लो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मान लो 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई दहाई का इतना गुना है। मान लो कह दे कि इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है, तो आपने इकाई x माना, दहाई को y, इकाई दहाई का 2 गुना है। तो बताओ यहाँ संख्या कितना होगा, दहाई में 10 का गुणा। तो जब दहाई में 10 का गुणा करोगे तो बताओ क्या आप 2y में 10 का गुणा करोगे, किसी कीमत पर नहीं। ये तो आपको कंडीशन बनाने के लिए दिया है। आपने दहाई किसको माना है, y को, इकाई किसे माना, x को। लेकिन प्रश्न में क्या करा, इकाई दहाई का 2 गुना, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन मान लो कह रहा कि अगर संख्या में 10 का गुणा कर दे या 5 जोड़ दें, 5 घटा दें, कुछ भी। जैसे मैंने लोग कहा सवाल में कि अगर संख्या में हम 20 जोड़ दें तो संख्या उल्टी हो जाती है। तो उल्टी होने का मतलब 10x प्लस y हो जाता है। अब इसको हल कर लोगे तो होगा ये 9y माइनस 9x इक्वल -20, कोई एक इक्वेशन बना देना। आ गई बात समझ में? तो संख्याओं से संबंधित प्रश्न कुछ ऐसे ही आता है, या कुछ प्रश्न होता है देखो
मान लो प्रश्न कहेगा कि मान लो दो संख्याएं हैं, इस प्रकार से मान लो कह दे कि छोटी अंक बड़ी अंक से इतनी कम है, मान लो एक छोटी अंक हो गई, कुछ भी प्रश्न हो, बस आप कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, बस छोटी अंक बड़ी अंक। मैंने कहा रफ जैसा काम करते हैं, तो मान लो ये रफ वाला है, छोटी अंक को x लिखा, बड़ी अंक को y। मान लो सवाल में कह रहा है कि छोटी अंक बड़ी अंक से 10 कम है, तो किससे कम है? बड़ी से, तो जिससे कम उसी में घटाया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि मान लो दोनों संख्याओं का योगफल 50 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल 50। अब आपको इन्हें हल करना है, हल करने के बाद जो आंसर आएगा देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे हम लोग टेक्स्ट प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। अभी आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ हवा में जा रहा कि नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे उस दिन आपको ये मेरी बात समझ में आएगी कि हाँ क्या कह रहे थे। इसलिए प्रश्नावली का प्रश्न देखने से पहले इस वीडियो को देख के ही प्रश्नावली तक पहुँचिएगा। तो अंकों, ये संख्याओं से संबंधित प्रश्न तो आ जाएगा। जैसे ही कहे 2 अंक तो तुरंत 3 काम कर लेना, इकाई मान लेना, दहाई मान लेना और संख्या बना लेना। संख्या बनाने के लिए दहाई में 10 का गुणा प्लस इकाई जोड़ लेना है। दूसरा प्रश्न है भिन्नों से संबंधित। तो जैसे ही भिन्नों का प्रश्न आए तो वैसे ही तुरंत क्या मान लो कि माना भिन्न बराबर x बाई वाई, तुरंत मान लेना। अब प्रश्न में ऐसा कह सकता है कि मान लो इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया तो भिन्न का मान लो ऐसा हो गया, इसी भिन्न के हर में मान लो इतना घटा दिया तो भिन्न का मान ऐसा हो गया। तो भिन्न ज्ञात करो। तो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो हल करके, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो हल करके, 2 इक्वेशन बन जाएगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे भिन्नों का प्रश्न आए तुरंत क्या मान लो x बाई वाई। अब मान लो प्रश्न में कह रहा है कि अंश में इतना जोड़ा तो अंश में जोड़ दो, या कह दे अंश में इतना जोड़ा और हर में इतना घटाओ, तो एक साथ जोड़ना है एक साथ घटाना, ऐसा भी हो सकता है। या प्रश्न हो सकता है कि मान लो अंश के 2 गुने में 5 जोड़ने पर और हर के 5 गुने में 5 घटाने पर भिन्न का मान आया 1/2। तो देखो हमने उधर कह के नहीं ख़त्म किया, इधर सवाल लिख डाले। अंश के 2 गुने में 5 जोड़ना है, हर के 5 गुने में 5 घटाना, तो भिन्न का मान हो गया 1/2। लेकिन रियल भिन्न आपकी कौन सी है? x बाई वाई है। तो आप ऐसा प्रश्न भी हल कर ले जाओगे। सिक्कों से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं कि मान लो कोई बच्ची बैंक गई, अब बैंक से कहा कि नहीं हमको 2000 रुपया चाहिए, बैंक वाले ने क्या किया 25 नोट दे दिया। मान लो 100 और 50 के नोट हैं। अब इसने क्या किया, इसने कुल 25 नोट लिया, किसी बच्चे ने या बच्चे ने 25 नोट लिया और 2000 रुपया निकाला। तो मान लो कि 100 रुपये के नोट हैं x और 50 के नोट हैं y, तो कुल कितना नोट हो गया 25। अब इसकी कीमत लगाना है। देखो 100 रुपये के x नोट है, एक नोट की कीमत 100 रुपया, तो इसका कुल दाम कितना होगा 100x, इसका कुल दाम होगा 50y, और मान लो कुल रुपया कितना निकल गया 2000। अब इन दोनों को हल कर लेना, जो आएगा आंसर आएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी लड़के के पास 100 और 20 के कुल 100 नोट हैं, 100 और 20 के 100 और 20 के मान लो कुल 100 नोट हैं, और उसकी कीमत मान लो है, मान लो 5000 में लिख लेते हैं इस प्रकार से। 100 और 20 के कुल 100 नोट हैं, उसकी कीमत कितनी है 5000। तो हर एक नोट अलग अलग कितना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मान लो 100 रुपये के नोट x और 20 रुपये के कुल नोट y, तो नोटों की संख्या कुल हो गई 100। अब उनकी कुल लागत कितनी है 5000, तो 100 वाले में 100 का गुणा कर देना, 20 वाले में 20 का गुणा कर देना और बराबर लागत लगा देना 5000। इनको हल कर देना, हल करने के बाद जो आएगा आंसर, 2 समीकरण बन गए। तो आप ऐसा सिक्कों और मुद्राओं का प्रश्न लगा सकते हो। फिर आता है आयु से संबंधित प्रश्न, जो बहुत आता है, तो इसी को जरा डिटेल में समझ लो। तो आयु से संबंधित प्रश्न को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला पास्ट माने भूत, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसा 1 टू पी छोड़ दिए क्योंकि अब समझ जाओगे, नहीं तो 2 टू पी लिखते तो परेशान हो जाते। अब मान लो यहाँ 2 लोग हैं, पिता पुत्र। प्रश्न कैसा होगा, पिता पुत्र भाई बहन
और उसके बाद पिता पुत्री, ऐसा कुछ भी प्रश्न हो सकता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में मान लेंगे कि वर्तमान एज x है और y है। मान लो पिता की एज x हो गई और पुत्र की y। सवाल में कह रहा 5 साल पहले, आई बात समझ में? तो पहले का मतलब पास्ट में जा रहे हैं, पहले मतलब बताओ 5 साल पहले छोटे थे ना, तो यहाँ क्या लिखना है, x माइनस 5, यहाँ y माइनस 5। तो पहले कहेगा तो ये घटा देना, फ्यूचर में आके जोड़ देना। मान लो कि 5 साल बाद, तो ये होगा x प्लस 5, ये y प्लस 5, क्योंकि दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे ना। तो प्रश्न ऐसा होता है कि 5 साल पहले पिता पुत्र का 2 गुना था। तो पहले 5 साल पहले चले जाओ, फिर पहले जाने के बाद पिता पुत्र का 2 गुना हो गया। कहे 5 साल बाद पिता पुत्र का 5 गुना हो जाएगा, तो 5 साल बाद 5 गुना कर दिया। तो आपको ऐसे 3 कैटेगरी बनानी है रफ में, ऐसा फेयर टाइप नहीं। रफ में अब कहीं भी इसको बना लिया तो फेयर में कैसे लिखेंगे, माना पिता की आई x, पुत्र की आई y। प्रथम शर्त से लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल 2, क्वेश्चन में y माइनस 5। द्वितीय शर्त से x प्लस 5 इक्वल 5, क्वेश्चन में y प्लस 5। मान लो यही प्रश्न ऐसा हो, कुछ भी प्रश्न होगा देखो ऐसे 3 काम करके हल कर देना, तुरंत आ जाएगा। मान लो प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र ये 2 हैं, 5 साल पहले पिता पुत्र के 2 गुने से 10 कम था। 5 साल पहले चले जाओ, 5 साल पहले पिता पुत्र के 2 गुने से 10 कम था, तो 10 कम कर दो ऐसे। 5 साल पहले चले गए तो एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया। अब ये वाला एज इसके 2 गुने से 10 कम है। 5 साल बाद, तो पहले 5 साल बाद आओ, 5 साल बाद पिता पुत्र के 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न हो गया। 5 साल पहले 2 गुने से 10 कम था, 5 साल बाद 2 गुने से 10 अधिक हो जाएगा। तो पहले 5 साल बाद तो आओ, फिर अब ये एज इसके 2 गुने से 10 अधिक हो गई। तो क्या आपको मेरी ये सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं? अगर आ रही हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही हैं, अगर कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ज़रूर शर्माइएगा नहीं, संकोच मत कीजिएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा, अभी तो मान लो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम हर एक टाइप का प्रश्न यहाँ लिखेंगे, फिर आपको कन्वर्ट करके दिखाएंगे। प्रश्नावली बहुत जल्द ही आने वाली है। प्रश्नावली में पहुँच के आपको सिखाएंगे कि कैसे ये सारे जो हमने शब्द लिखे, ये शब्द कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं, और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इक्वेशन में। अब उसके बाद प्रश्न आता है नदी और नाव से संबंधित प्रश्न। चलो ये मैं आपको आखिरी बात बता देता हूँ, नदी और नाव से संबंधित प्रश्न। उसके बाद हम लोग आज का सिलसिला करेंगे बंद। तो देखो नदी और नाव से संबंधित प्रश्न कुछ ऐसा रहता है कि उसमें पानी भी बहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नदी की चाल या धारा की चाल। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ मानते हैं, धारा की चाल और नाव की चाल। नदी की चाल के, धारा की चाल के, दोनों एक है। तो मान लो धारा की चाल x है और नाव की चाल y। प्रश्न कह रहा है कि नाव को धारा की दिशा में जाने में, तो बताओ जब धारा की दिशा में जाओगे, पानी भी बह रहा है, नाव भी चल रही है, तो स्पीड जुट जाएगा, और विपरीत जाओगे ऐसे तो चाल घटेगा। तो अगर आप धारा की दिशा में जाते हो तो देखो धारा की दिशा में जब आप जाओगे तो धारा की दिशा में चाल बराबर होगा नाव प्लस धारा की चाल, दोनों जोड़ी जाएगी। और अगर आप धारा के विपरीत चलोगे तो नाव के चाल में धारा की चाल घटाई जाएगी। आ गई बात समझ में? जब आप धारा की दिशा में, यानी जिधर नदी का पानी चला उधर चलोगे, तो मेन चाल आपका होगा नाव प्लस धारा की चाल, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। और विपरीत में आओगे तो y माइनस एक्स। नाव की चाल में से धारा की चाल घटानी पड़ेगी, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा रहेगी, धारा की चाल कम रहेगी। अब अगर धारा की चाल ही अधिक हो गई तो नाव चलने ही नहीं पाएगा, और अगर धारा की चाल थोड़ी कम रहेगी तो विपरीत दिशा में भी नाव चलेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लेगा।
तो नाव वाले में यही चीज़ ध्यान में रखना रहता है कि अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की चाल या नदी की चाल जोड़ ली जाएगी, और विपरीत जाएंगे तो नाव की चाल में धारा की चाल घटा ली जाएगी। और जब घटा देंगे तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है दूरी, समय और चाल के प्रश्नों में, फिर वहाँ से सिंपल हल कर लेते हैं। तो इसका जो मेन ट्रिक है वो यही है कि धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जोड़ा जाएगा और विपरीत आएंगे तो चाल घटाया जाएगा। अब मान लो उसके बाद प्रश्न ऐसा हो जाए कि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में 10 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में। मान लो प्रश्न वैसे कुछ भी हो सकता है, हम तो समझाने के लिए बता रहे हैं। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाना है, तो बताओ चाल कितनी है धारा की दिशा में, यही तो है। तो धारा की दिशा में चाल है x + y, और आप जा रहे हो तो मान लो धारा की दिशा में जाने में समय कह रहा 5 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लगा? 5 घंटा। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगा? 5 घंटा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितनी है? 10 है, और कुल चाल कितना है? x/y। तो इसको हल करके एक इक्वेशन बनेगा। फिर मान लो प्रश्न कहते कि 20 किलोमीटर विपरीत दिशा में आने पे तो नाव में से धारा की चाल घटेगी। मान लो कह दे 10 घंटा लगता है विपरीत में, तो अब इसको हल कर दोगे, आ जाएगा। ये दूरी, ये चाल, दूरी बटे चाल मतलब समय। आ गई बात समझ में? या ऐसा भी कह सकता है कि विपरीत दिशा में जाने पे 5 घंटा अधिक लगता है, तो 5 पहले से लगा था, 5 और जोड़ के 10 घंटा हो जाएगा। तो कैसा भी प्रश्न हो आप कन्वर्ट कर ले जाओगे, ये मुझे उम्मीद है। बस ये 2 चीज़ नोटेबल है। वीडियो पास करके नोट डाउन करते रहिएगा ज़रूरत की चीज़ें। अब देखो फिर क्या आता है। काम, समय, मजदूरी आता है, ब्याज का सवाल आता है, लाभ हानि का सवाल, क्रय विक्रय का, और विविध में चक्रीय चतुर्भुज आता है। तो चक्रीय चतुर्भुज में एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, वो ये है कि आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे मान लो एक चक्रीय चतुर्भुज है, अरे पहले वृत्त तो बने, टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा। मान लो ये 2x अंश है, ये y अंश है, ये मान लो 2y + x है, ये x - y। प्रश्न कहे x और y का मान ज्ञात करो या हर एक कोण का मान ज्ञात करो। तो अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा? 180। तो इसमें इसको जोड़ोगे तो होगा ये 2y और x और 2x जोड़ के 3x बराबर हो जाएगा 180। एक इक्वेशन बन जाएगा। इसको जोड़ोगे तो होगा x - y + y कैंसिल, या मान लो ऐसा तो नहीं होगा, मैंने कुछ भी रहेगा, तो ये हो जाएगा x - y बराबर मान लो 180। ये इक्वेशन सेकंड, और फिर इसको हल कर देना। हल करने के बाद जो प्रश्न आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ भी रह सकता है यहाँ, जैसे यहाँ तो हम लिख दें, मतलब ये कंडीशन तो असंभव है कि ये हो। मान लो कुछ भी, जैसे 4y, तो ये होगा x + 5y बराबर 180। तो ऐसा बन जाएगा, मतलब आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होगा। तो 2 कंडीशन बनेगा, हल कर देंगे, x y की वैल्यू आएगी, यहाँ x रखेंगे तो इस कोण का मान, अब 180 में से घटा देंगे तो इसका मान आएगा, या फिर यहाँ x y को रख के इसका मान निकाल लेना। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का हमारा मेन पॉइंट कि हाउ टू कन्वर्ट टेक्सचुअल प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन। और उम्मीद है मुझे कि आपको आज की मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर रह गया है दिमाग में कोई भी सवाल तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ लीजिएगा, ज़रूर बताएंगे हम आपको। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो भी प्रश्नावली के साथ ही। अब हम लोग प्रश्नावली का सवाल लगाएंगे, और ये सारी चीज़ें जो भी हमने एक एक पार्ट में आपको बताई है, अब हर एक चीज़ का इस्तेमाल बताऊंगा कि प्रश्नावली में कहाँ किस जगह किसका उपयोग है, ताकि आप एक बेहतर विद्यार्थी बन सकें, गणित में एक दक्षता हासिल कर सकें, महारत हासिल कर सकें, और जीवन का जो लक्ष्य है उसको बड़े आसानी से बखूबी पा सकें। अगर आप तक हमारा ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि चैनल आपके लिए हितकारी है, तभी जा कर के सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिए, ताकि हमारा प्रयास
अन्य लोगों तक भी पहुंच जाए जो उच्च शिक्षा से वंचित हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, दूरी है कोचिंग सेंटर से, समय के अभाव में नहीं पहुंच पा रहे हैं, गरीबी के कारण नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लिखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।